अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम वकास बलोच 21 गोल से। आज हमारे साथ मौजूद है नवाबज़ादा हारून रैसानी, जो कि अवामी खिदमत में बहुत दरपेश आते हैं। चलो इनसे कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, आप अवामी खिदमत में बहुत नज़र आते हैं और यूथ के एक्टिविटीज़ में बहुत नज़र आते हैं। क्या आप यूथ में इंटरेस्ट रखते हैं ज़्यादा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, जो हमारा यूथ है और हमारे जो नौजवान हैं, तो वो तो इस कौम का सरमाया है। ज़ाहिर बात है कि अगर किसी कौम को आगे लेके जाना हो तो आपको सबसे पहले वहाँ उनके नौजवानों पे तवज्जो देनी होती है। क्योंकि मैं ख़ुद जब नौजवान था तो हमारे कुछ क्राइसिस थे, जिसकी वजह से मुझे पता होता है कि नौजवान जब अपनी जवानी के दौर में होता है तो उसके क्या ख़यालात होते हैं, उसके क्या ख्वाहिशात होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारे नौजवान हैं, जब तक हम उनको जो है आगे नहीं लेकर आएंगे, उनके मसलों को नहीं समझेंगे, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये हमारा सूबा या हमारा मुल्क जो है कभी तरक्की करेगा। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे नौजवान हैं उन बहुत जल्द उनमें मायूसी फैल जाती है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि अपने नौजवानों को मायूसी से दूर रखूँ, उनके लिए जितनी भी मदद हो सके, उनके लिए जितनी भी जो है मेरी तरफ से जो भी हो सके मैं उनके लिए करने की कोशिश करता हूँ, उनको कन्विंस करता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा एक इमेज बना हुआ है पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लड़कों का, तो वो ज़्यादा बेहतर हो। क्योंकि हमेशा जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ के जो आवाम है कराची, इस्लामाबाद, लाहौर की, तो अजीब किस्म के सवालात करती है कि आप अपने नौजवान, आपके नौजवानों में टैलेंट नहीं है, वो आगे नहीं आते हैं, और यहाँ पे जो पढ़ने लिखने का एक माहौल है वो नहीं है। तो मैं ये उनसे ये कहता हूँ कि भाई आप जो इस तरह की बातें करते हैं कि आप एक बड़े भाई के नाते, एक बड़े एक जो है सूबे के नाते, तो आपने हमारे बलोचों के लिए क्या किया है। हमारे पास एक वाइड यूनिवर्सिटी जो 1971 में आई, और उस यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छे जो हैं स्टूडेंट निकाले, बहुत अच्छे उन्होंने प्रोफेशनल लोग निकाले। आप बीएमसी को देख लें या बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी को देख लें, तो हमारे जितने भी जो हैं पढ़े लिखे नौजवान हैं वो उन्हीं यूनिवर्सिटी से निकले हैं। सर, आपकी फैमिली जो है सियासत में बहुत इन्वॉल्व है, उन्होंने सियासत में बहुत खिदमत अंजाम दी है। तो आपका कोई प्लान है आगे सियासत में आने का? देखें जी, मैं ख़ुद तो इस टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो मैं तो इस टाइम डायरेक्टली सियासत नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मेरा प्लान तो अभी नहीं कह सकते हैं, शायद 10 साल बाद या 15 साल बाद शायद कोई इस तरह का प्लान बने। तो मैं ये कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है बंदा पॉलिटिकल बंदा हो तो वो आवाम की खिदमत कर सकता है। तो ये कोशिश करता हूँ कि मैं सोशल नेटवर्क बना के और अपने आवाम का खिदमत करूं। अगर कोई पॉलिटिकल बंदा है उसके साथ मैं जाके मिलूं, उनसे बात करूं और अपने आवाम और अपने जो नौजवान हैं उनके मसाइल को उजागर करने की कोशिश करता हूं। सर, तो आप कौन से पार्टी को सपोर्ट करेंगे बलूचिस्तान में? देखें जी, जो पार्टी को मेरा घर सपोर्ट करेगा तो मैं उसी पार्टी को सपोर्ट करूंगा। जिस पार्टी को सरावान हाउस और नवाब असलम रैसानी और राजी लश्करी सपोर्ट करेंगे तो मेरे लिए वही पार्टी है। क्योंकि मेरी अपनी कोई इस तरह की जो है सियासी कोई मैंडेट वो नहीं, कोई सियासी मेरा किसी एक पार्टी के साथ एफिलेशन नहीं है। लेकिन जो भी घर का होगा और जो भी हमारे बलूचिस्तान के लिए बेहतर काम करेगा तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं उसी पार्टी को सपोर्ट करूं। सर, कई बार देखा गया है दोनों नवाब साहब ने अलग अलग पार्टी को सपोर्ट किया है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आए तो आप क्या करेंगे? देखें जी, दुनिया में ऐसे ही होता है, भाइयों में इख्तलाफात होते हैं, नज़रिया है। अभी नवाब असलम रैसानी का अपना एक नज़रिया है, नवाबज़ादा हाजी लश्करी रैसानी का अपना एक नज़रिया है। तो ज़ाहिर बात है वो अपने नज़रिए पे चलेंगे, लेकिन जहाँ पे उनको जो है अवाम का जहाँ पे फ़ायदा होगा, जहाँ पे अवाम के लिए कोई अच्छी सी बात होगी, तो आप देखेंगे कि वो एक जगह पे खड़े होते हैं। वो पार्टी को छोड़ के चाहे पार्टी से कोई इख्तलाफात हो इस बारे में या चाहे वो, लेकिन फिर भी जहाँ पे अवामी मफादात होते हैं तो दोनों भाई जो इकट्ठे होके अवाम के मफाद और बलूचिस्तान के मफाद को देखते हैं। सर, मैं भी सराउंड हाउस में मौजूद हूँ, तो मैंने सुना है यहाँ पे बहुत से कबायली फैसले होते हैं। आप देखते हैं कि अदालतों में तो कई साल लगते हैं फैसले करने में। तो आप इसका कुछ तरकीब बता दें कि कबायली फैसले किस तरह होते हैं?
देखें जी, हमारा जो कबायली फ़ैसले होते हैं उसमें तो हमारा एक जो रस्म व रिवाज है उसके मुताबिक करते हैं, और दूसरी बात इसमें शरीयत होती है, और तीसरी बात जो रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी होती है उसको मिला के हम जो है कबायली फ़ैसला करते हैं। जब भी हम कोई कबायली फ़ैसला करना होता है, अगर छोटा कोई फ़ैसला है तो उसके लिए हम मशावरत करते हैं। बड़े फ़ैसले के लिए पूरा एक टीम बैठती है, जिसमें जिस तरह आप कह सकते हैं जैसे अदालत में फुल बेंच होता है, तो यहाँ पे भी इस तरह हमारे जो मोतबरीन हैं, हमारे जो तकरी हैं, वो बैठते हैं, जिसमें या तो किसी बड़े कत्ल का फ़ैसला हो या किसी बड़े ज़मीन का फ़ैसला हो। तो मैं इसमें कहूँ कि इस निज़ाम का ये बड़ा फ़ायदा है कि अगर मैं यहाँ पे फ़ैसला कर रहा हूँ तो तफ्तीशी अफसर भी मैं हूँ, वकील भी, दोनों पार्टियों का वकील भी मैं हूँ, जज भी मैं हूँ, और बाद औक़ात ऐसे होता है कि जो टाइपिस्ट होता है, जो कि रजिस्ट्रार होता है, वो भी मैं ही खुद होता हूँ। तो इस जो है जो ये हमारा जिरगा सिस्टम होता है, जो हमारे कबायली फ़ैसले होते हैं, इसमें एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें लोगों का टाइम एक तो ज़ाया नहीं होता, वो अदालतों के चक्कर उनको नहीं काटने पड़ते। उसके बाद जो वकीलों के नखरे होते हैं वो नहीं उठाने होते, और जो अर्जी नवीस का नखरा होता है वो भी नहीं उठाना। सारा पूरा जो एक सिस्टम है वो एक ही जगह पे मौजूद होता है, और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें जल्द से जल्द रिलीफ मिलता है। और हम जब भी कोई फ़ैसला होता है तो हम अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करके वो फ़ैसला करते हैं, और कभी भी किसी की फेवर नहीं करते हैं, चाहे वो मेरा अपना भाई भी हो। आपको ये है कि जब तक आप इंसाफ ना करें तो दुनिया में कभी आप कामयाब नहीं होते। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमसे इंसाफ हो, और बाद औक़ात इंसान है, ज़ाहिर बात है, और कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है, तो इसके बाद अगर कोई फ़ैसला मैं कर रहा हूँ तो उसका अपील जो है वो नवाब साहब को कर सकते हैं। फिर उसमें ये होता है कि नवाब साहब बुलाते हैं दोबारा, अगर उस फ़ैसले में कोई कानूनी पेचीदगी है, उसमें कबायली रस्म रिवाज के मुताबिक नहीं है, या यहाँ से कोई नाइंसाफ़ी हुई है, तो उस पर फिर वो नवाब साहब एक डिसीजन लेते हैं। सर, आप कोई बलूचिस्तान के यंगस्टर्स के लिए कोई पैगाम? जी, हमारे जो नौजवान हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि कभी भी मायूस नहीं हो। हमारे हालात ज़ाहिर है सूबे के इस टाइम ठीक नहीं है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, बेरोज़गारी है, और बहुत से दूसरे मसाइल हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह हमारे अच्छे दिन भी आएंगे, और कभी ऐसा होगा कि हम कहीं बाहर मुल्क जाएं तो हमारे कोई ऐसा हमारा बच्चा जिसने बहुत अच्छी अचीवमेंट की होगी, तो उसका कोई नाम ले तो हम फ़ख्र महसूस करेंगे। और दूसरी बात, मैं नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपने तालीम को भी जारी रखें, तालीम के साथ साथ कोई हुनर या स्पोर्ट्स का भी कोई खेलें, क्योंकि आप ये देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि जिस बंदे ने मास्टर्स किया हो या बीए किया हो तो वो कोई नौकरी करे। वो कोई हुनर भी कर सकता है, वो स्पोर्ट्स में भी नाम अपना बना सकता है, और स्पोर्ट्स भी बहुत बड़ा जो है ज़रिया माश है। दुनिया में जितने भी कारोबार है उसमें सबसे ज़्यादा जो है उसमें ये स्पोर्ट्स के, आप फुटबॉलर्स को देखें वो बिलियन डॉलर कमाते हैं, आप हमारे क्रिकेटर्स को देखें। तो मैं ये कहूँगा कि आप हर चीज़ को बैलेंस लेके चलें, और ख़ासकर जो आपके माँ बाप जो मशवरा देते हैं, आपके बड़े भाई जो मशवरा देते हैं, तो उस पे जो है अमल दरामद ज़रूर करें। ठीक है सर, थैंक यू। हारून रैसानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मैं बेहद उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए मेहमान नवाजी किया। थैंक यू।